तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए तुम्बाड़ मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत सालों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। उसके पास खजाने का भंडार और अनाज का भंडार था और उसी समय जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन इन्हीं सभी में पूर्ति की देवी का पहला बच्चा था, वो सबसे प्यारा, उसका नाम था हस्तर। लेकिन धीरे धीरे हस्तर ने अपनी ही माँ का पूर्ति की देवी का जो खजाने का अपार भंडार है उसी को चुराने की कोशिश की। सोने को चुराने को वो सक्सेस भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद उसकी नजर पड़ी उसके अनाज पर और जैसे वो उस अनाज को चुराने लगा, लेकिन तभी सारी देवी देवताओं ने उसे मारने की कोशिश की और वो सब लोग उसे पूरी तरह मार ही रहे थे। तब आखिरी वक्त में पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन जब पूर्ति की देवी ने अपने बच्चे को कहा कि जब मैं तुम्हें बचा रही हूँ तो उस पे एक मेरी शर्त भी है, जबकि आज के बाद तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, किसी भी पुस्तकों में तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। आगे हमें बताया जाता है कि कुछ समय बाद विनायक राव के पूर्वज उन्होंने हस्तर के नाम का एक मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन इसी को देखते हुए सारे देवी देवता पूर्वजों पर नाराज हुए और सारे तुम्बाड़ में उस गुस्से की वजह से हर दिन 24 घंटे बारिश गिराने लगे। यहीं पे हमें और एक आवाज सुनाई देती है कि अस्तर का श्राप हमारे लिए एक वरदान है। अभी इस आवाज को सुनते हुए हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसा क्यों बताया है। तो देखते हैं इस कहानी के आगे इस वर्ड को ऐसे क्यों बताया है। आगे हमें दिखाया जाता है चैप्टर 1 1918 में तुम्बाड़ गांव में एक औरत वाड़े के अंदर जा रही होती है। ये वाड़ा एक तुम्बाड़ गांव में है और उस वाड़े को नाम था सरकार का वाड़ा। अब इस वाड़े में कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक पंडित के सिवाय। अब इस पंडित का नाम होता है सरकार और ये औरत हर दिन उसके पास आकर उसका कुछ काम कर जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो औरत उसे मजे दिला रही होती है। लेकिन ये औरत यहाँ पे इसलिए आती है कि उसे लगता है अगर मैं उसका काम करूंगी तो वो मुझे सोने के सिक्के दे देगा। लेकिन वो सरकार उसे कहता है कि सोने की मुद्रा ऐसे ही नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर वो औरत ज्योति, उसके 2 बेटे दिखाई देते हैं। उसके दोनों बेटे उसके घर पर आए होते हैं। अब इन दोनों बेटों में बड़े बेटे का नाम होता है विनायक राव और छोटे बेटे का नाम होता है सदाशिव राव। अब ये दोनों भी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी माँ हर रोज सरकार वाड़े में जाती है और उसे आने में बहुत देर हो जाती है। लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर माँ को आने के लिए देर हो जाएगी तो उनके नानी को खाना कौन खिलाएगा। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वहाँ पे जो नानी है वो नानी इन बच्चों की नहीं बल्कि वो नानी उस सरकार की होती है। वैसे वो उसकी नानी नहीं, सरकार की 5 पीढ़ी पहले वाली नानी होती है। अब ये क्यों है और कैसे है ये हम कहानी के आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे कुछ खाना बनाकर उस नानी की ओर लेकर जा रहे होते हैं। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो नानी 200 साल पुरानी है, 200 साल से वो जिंदा है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस नानी का पूरा शरीर पूरा सड़ा हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सदाशिव राव अपनी माँ से कहता है कि क्या आपको आज सोने की मुद्राएं मिली। लेकिन उस पर गुस्सा होकर उसकी माँ उसे कहती है कि वो कमानी पड़ती है, वो ऐसे ही नहीं मिलती। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सरकार वाड़े में सरकार की मौत हो जाती है और इसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और साथ ही साथ ज्योति कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम इस तुम्बाड़ गांव से बाहर चले जाएंगे। वो अपने बच्चों से कहती है कि हम अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे। अब इस फिल्म में दोस्तों पुराना समय दिखाया दिया है तो इसलिए वहाँ पर ना गाड़ी घोड़ा या मोटरसाइकिल दिखाई देता है, लेकिन ये सारी चीजें पुणे में हमें दिखाई देगी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई बहुत एक्साइटेड थे कि हम यहाँ से पुणे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बातें करते करते यहाँ पे सदाशिव पेड़ के ऊपर से गिर जाता है, उसे चोट लगकर बहुत बड़ा घाव हो जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ बैलगाड़ी में बैठ के वेद के पास लेकर जा रही होती है। लेकिन वहीं पर उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि अगर दादी को भूख लगे तो उसे क्या खिलाऊं। उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ भी बनाकर खिला देना और अगर वो ना माने तो उसे कह देना कि सो जा नानी, वरना हस्तर आ जाएगा। और वैसे ही थोड़ी देर में वहाँ पे वो नानी वहाँ पे चिल्ला रही होती है। वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दिलाओ। और उसी समय विनायक राव वहाँ पर अपने घर में बहुत सारी डब्बों में अनाज को ढूंढ रहा होता है, आटे को ढूंढ रहा होता है। उस वक्त विनायक राव पूरे आटे से भर चुका होता है क्योंकि वो सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। अब उसे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन उस नानी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो नानी उसे बुला रही थी और उसे कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए। और वो नानी के पास जाकर उससे कहता है कि कहाँ पर है खजाना, क्या तुम मुझे दोगी। अब विनायक राव को बहुत लालच होती है उस खजाने के लिए। जब वो नानी की ओर चला जाता है तब नानी वहाँ पे उसे बता देती है कि अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें सरकार के वाड़े में जाना होगा, वहाँ पे बहुत सारा खजाना है, तुम जितना चाहो उतना ले
सकते हो। लेकिन जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त नानी उस विनायक राव को उसके ऊपर हावी हो जाती है। अब उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उसी समय नानी उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारा गोश्त खाने वाली हूँ, आज मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तब विनायक राव बहुत डर जाता है, लेकिन वहीं पे वो उसके माँ ने बताया हुआ शब्द याद कर रहा होता है। उसी वक्त वो कहता है कि चुप कर नानी, अजगर आ जाएगा, सो जा नानी वरना डंपर टंपर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहता है। उसी वक्त नानी भी उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम वो सारी बातें भूल गए कि तुम्हें क्या कहना है। और उस वक्त नानी उसका सर पकड़कर ऊपर खींच रही होती है। उसी वक्त विनायक राव को उसके माँ ने बताया हुआ शब्द याद आ जाता है। वो कहता है कि सो जा नानी वरना अस्तर आ जाएगा। अब उसी बात से नानी बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और वहाँ पे धीरे धीरे सो जाती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। तब वहाँ पे विनायक उससे अपने माँ से पूछता है कि सदाशिव का क्या हुआ, क्या वो मर गया, बार बार उससे पूछने लगता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भी के नाव में बैठकर सातारा की ओर जा रहे होते हैं। तब विनायक राव अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि इतने सालों से तुम सरकार के वहाँ पे नौकरी कर रही थी, तो सरकार का वाड़ा तो अब हमारा हुआ। अब सरकार तो मर गया है, क्यों ना हम सरकार के वाड़े में जाकर रहते हैं। और अगर सरकार का वाड़ा ना सही तो उसके वाड़े में जितना भी खजाना है उसके ऊपर तो हमारा हक बनता है। अब उसी गुस्से में उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा लालची हो रहे हो, अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें सोने की मुद्राइयां चाहिए, तो ये लो, ये सोने की मुद्राइयां तुम ले लो। लेकिन विनायक कहता है कि अगर हम उसे खाना नहीं देंगे तो बहुत देर के बाद वो हमें खजाने के बारे में बता देगी। यहाँ पे उसकी माँ को पता चलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। उस खजाने की वजह से उसने इतने साल वहाँ पे गुजारे, लेकिन उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। और वहाँ पे वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटती है और वहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ पे कभी नहीं आओगे। तो दोस्तों चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है चैप्टर 2, जो कि 15 साल बाद हमें दिखाई देता है। अब ये 1933 में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें ट्रक से उतरता हुआ एक आदमी दिखाया जाता है। दोस्तों ये वही आदमी है, इसका नाम है विनायक राव। अब 15 साल बाद ये इसलिए यहाँ पर आया है, शायद उसकी माँ तो मर गई होगी, और दूसरी बात तो ये कि वो अभी भी उस सोने के लिए तरस रहा है, उस खजाने के लिए तरस रहा है, जिसके बारे में बचपन में उसे उसकी नानी ने उसे बताया था, और शायद वो इसीलिए यहाँ पर आया है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वो अपने पुराने घर में चला जाता है, जहाँ पे उसकी नानी भी वहीं पर थी। उसके घर के अंदर जाने के बाद वो नानी के पास चला जाता है। तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है नानी के पेट से एक बहुत बड़ा पेड़ उग चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अपनी आखिरी सांस वो ले रही होती है। यहाँ पे 15 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो नानी वहाँ पे जिंदा थी। विनायक राव नानी के पास चला जाता है और उससे फिर से पूछता है कि नानी की वो खजाना कहाँ पर है। वहाँ पे नानी फिर से उससे बताती है कि तू बहुत लालची हो चुका है, तू उस खजाने को पाए बिना मरेगा नहीं। विनायक राव कहता है कि अगर वो खजाना मुझे नहीं मिलेगा तो वो खजाना कोई और ले जाएगा। तो विनायक राव बताता है कि क्यों ना वो खजाना हम दोनों आधा आधा बांट ले। तब नानी उसे बताती है कि अब वो खजाना मेरे कुछ काम का नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। अगर तेरे पास कुछ खाने के लिए है तो खिला दे, वरना मुझे जलाकर मार दे, मुझे मुक्ति दिला दे। तब विनायक राव उसे बता देता है कि अब हमारी डील पक्की हुई, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे खजाने के बारे में बता दे तो इसके बाद मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा। तब वहाँ पे नानी उसे बता देती है कि बहुत साल पहले जब मैं जवान थी तब मैं उस खजाने को पाने के लिए बहुत तेज दौड़ती थी और मेरे अलावा वो काम कोई कर भी नहीं पाता था। अब ये सारी कहानी उसे बताने के बाद विनायक राव उस सरकार वाड़े की ओर चला जाता है। उस वाड़े के अंदर रहने के बाद अब उसे वो कुआं भी पता चलता है और उस कुएं के अंदर जाकर उस गुफे के अंदर भी जाना उसे पता चल जाता है, लेकिन वहां से सोना कैसे निकालना है उसे अभी भी पता नहीं है। इसलिए वो फिर से उस नानी के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि वहां से सोना कैसे निकाले। और तब वहां पे नानी उसे पूरी कहानी बता देती है, कैसे वहां पे जाना है, कैसे वहां से सोना लेना है और जल्दी बाहर निकलना है। इसके बाद विनायक राव अपना कर्तव्य पूरा करता है। जैसे नानी और उसके बीच में एक डील डन हुई थी, उसी तरह विनायक राव नानी को जला देता है और उसे मुक्ति दे देता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है वो अपने गांव चला जाता है। यहाँ पे विनायक राव कुछ सोने की मुद्राइयां लेकर आया होता है। जब सबसे पहले वो अपने घर पे आता है तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि उसकी बीवी वहाँ पर एक आटा गूंदने का एक मशीन डालकर वहाँ पे काम शुरू कर देती है। वो लोगों को आटा पीस कर देती थी, उसके बदले उसे पैसे मिलते थे। उसी सारे सीन को देखकर विनायक राव उसकी बीवी पे भड़क जाता है, उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें ये सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत ही इसे बंद कर दो और अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, आज के बाद तू मेरी रानी बनेगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विनायक राव नहा धोकर दाढ़ी वाड़ी बनाकर टकाटक होकर अपने मुनीम के पास चला जाता है। ये वही मुनीम है जो उसके पास
38 रुपए का कर्जा था। वहाँ पर उस मुनीम का नाम होता है राघव। अब विनायक राव उसे कहता है कि मेरे पास एक सोने की मुद्रा है, आप इसका कितना कीमत दे सकते हो। वहाँ पे राघव उस मुद्रा को लेकर कहता है कि इसके 100 रुपए तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, और जबकि उसका कर्जा 38 रुपए था तो उसमें से 38 रुपए माइनस होकर बाकी के पैसे उसे रिटर्न कर देता है। वहीं पे विनायक राव उसे बताता है कि ऐसे मेरे पास 3 है, क्या तुम इसे खरीदोगे। अब ऐसे ही करते करते विनायक राव बहुत सारी मुद्राइयां वहां से लेकर आता था। अब ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं, कुछ महीने बदलते हैं, और विनायक राव हर दिन तुम्बाड़ में जाकर वही प्रोसेस करता है जैसे उसे नानी ने बताया था, और वहां से कुछ सोने की मुद्राइयां लेकर अपने गांव वापस आ जाता है और वहां पे उसे बेचकर वो सारे पैसे कमा लेता है। कभी कभी वो 10-12 सोने की मुद्राइयां लेकर आता है तो कभी कभी 1-2 ही लेकर आता है। अब ये सारी मुद्राइयों को देखकर वो मुनीम विनायक राव से पूछता है, इतनी सारी मुद्राइयां तुम कहाँ से लाते हो, क्या कहीं से चोरी करते हो। विनायक राव उसे बता देता है, ये मेरे पूर्वजों का छोड़ा हुआ मेरे लिए खजाना है, मैं कहाँ से लाता हूँ कैसे लाता हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं लेकर आता हूँ तुम खरीदो। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विनायक राव के पास बहुत सारा खजाना, बहुत सारा पैसा आ जाता है। वो सबसे पहले अपना घर खरीद लेता है, कुछ जगह खरीद लेता है और खुद के लिए गाड़ी भी खरीद लेता है। अब इसके साथ साथ इसकी हवस भी बढ़ जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो मुनीम राघव मार्केट से जा रहा होता है। वहीं पे वो अंग्रेज पुलिस वहाँ पे उसे मिल जाता है, इसका नाम होता है कुपर। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी अर्जी मेरे पास लगी होती तो मैं तुम्हारा काम कर देता, तुम जिस जगह के लिए अर्जी डाले हो अगर मैं उस पोस्ट पे होता तो मैं तुम्हारा काम कर देता। और उस काम के लिए राघव ने कुपर के पास अर्जी लगाई थी, लेकिन कुपर के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे, उसका ट्रांसफर कहीं और होने वाला था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राघव विनायक के घर चला जाता है और बातों ही बातों में राघव से कहता है कि क्यों न तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो, क्योंकि मैं मुनीम का काम अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पैसों का ख्याल रखूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हम दोनों अपना अपना काम ठीक तरीके से कर लेंगे अगर तुम मुझे अपना भागीदारी बनाओ तो। लेकिन विनायक राव उसे कहता है कि तुम अपना काम देखो, मुझे अपना काम करने दो, मैं जो लाता हूँ तुम खरीदो, अगर तुम नहीं खरीद सकते हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं और कुपर का ट्रांसफर बहुत नजदीक आ जाता है। वहाँ पे राघव सोचता है कि क्यों ना मैं विनायक राव को यहीं पे रोक दूं और उसके बदले तुम्बाड़ मैं खुद चला जाऊं, जिसके बाद मैं वहाँ से कुछ खजाना लेकर आऊंगा और कुपर को देकर अपना काम करवा लूंगा। अब ऐसे ही करके राघव एक प्लान बनाता है, वो वेश्यालय में चला जाता है, एक वेश्या को खरीद लेता है और उसे बता देता है कि 2 दिन तुम्हें विनायक राव के साथ रहना है, उसे खुश कराना है। और इसी 2 दिनों में राघव उस तुम्बाड़ चला जाएगा और वहाँ से खजाना लूट लेगा। अब वहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे वो लड़की उसे बता देती है क्योंकि उसे 100 रुपए मिले होते हैं। वो कहती है कि मुझे उसने कुछ पैसे दिए थे तुम्हें 2 दिन के लिए यहाँ पर बिजी रखने के लिए, ताकि वो तुम्बाड़ जा सके, बस मुझे इतना ही पता है। तब उसी रातों रात विनायक राव भी तुम्बाड़ चला जाता है। जैसे ही राघव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वही विनायक राव भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है। वैसे विनायक राव को पता है कि राघव यहीं पर है और वो उसे देख रहा है, इसलिए विनायक राव उस कुएं में उतरता है और उतरने के बाद अंदर जाकर सोने की मुद्रा को लेकर वापस बाहर आ जाता है। अब ये सारा विनायक राव का प्रोसेस राघव वहाँ पे चुपके से देख रहा होता है। जैसे मुद्राइयां लेकर विनायक राव वहाँ से बाहर चला जाता है, इसके बाद राघव उसके नक्शे कदम पे चल रहा होता है। राघव वैसे ही करता है जैसे विनायक राव ने किया था। सबसे पहले वो उस कुएं के अंदर उतरता है। अब ढूंढते ढूंढते राघव बहुत आगे चला जाता है और लास्ट में जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोहे से बंधा हुआ कबाड़ मिलता है। अब उसे खोल कर वहाँ पे देखता है कि एक रस्सी लटक रही है और उस रस्सी को पकड़कर वो नीचे उतर जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे महसूस होने लगता है कि पूर्ति की देवी की कोख है, साथ ही साथ वहाँ पे लाल टपक रही होती है। इसके बाद उसकी नजर एक छोटे से डब्बे पे पड़ती है और वो वहाँ पर जाकर उस डब्बे को खोल देता है। तब वहाँ पे उसे एक आटे की गुड़िया दिखाई देती है। वैसे उस आटे की गुड़िया की खुशबू अस्तर को आती है। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आटे की गुड़िया के साथ साथ उस मुनीम राघव को भी खा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे विनायक राव भी आ जाता है। तब वहाँ पे आने के बाद उसे दिखाई देता है कि जो हाल उसकी नानी का हुआ था वही हाल उस राघव का भी हो रहा होता है। लेकिन उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसने पैसों का कर्ज उसे दिया था, उसी मदद के कारण, इसलिए वो उसे मुक्ति दिला देता है। अब यहाँ पे वही आवाज आती है कि अस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब ये क्यों है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्योंकि अस्तर किसी को भी काट लेता है तो वो अमर हो जाता है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ उसका शरीर सड़ता है, गलता है, लकड़ियों का बन जाता है और उसी इंसान को पता होता है कि सोने की मुद्राइयां कहाँ पे मिलेगी। अब यही बात इन लोगों के लिए वरदान बन जाती है। लेकिन जो भी आदमी उस अस्तर के पास से सोने की मुद्राइयां लेकर जाता है
है वही सक्सेस हो जाता है। अब दोस्तों ये दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है तीसरा चैप्टर जो है 1947। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विनायक राव को 3 बच्चे हो चुके थे। उसको 2 लड़कियां होती है और एक लड़का जिसका नाम है पांडुरंग। अब यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पांडुरंग अपने पैर से अपंग है, लेकिन विनायक राव ने उसे एक गेम खेलने के लिए कहा था, जैसे कि वो वाड़े में जाकर सोने की मुद्राइयां लाने के लिए रस्सी से चढ़ना, रस्सी से उतरना, उतने ही टाइम पे वहां से मुद्राइयां उठाना और उतने ही टाइम से उस रस्सी से चढ़कर बाहर निकल आ जाना। यही गेम को वो रोज रोज खेल कर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि विनायक राव उसके बाद वो अपने बेटे को यही सिखाने वाला था, जिसके बाद वो अकेला अंदर जा सके और वहां से सोने की मुद्राइयां ला सके। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वहां के जो गवर्नमेंट है उस वाड़े को अपने हद में लेने की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके थे। और जब ये बात विनायक राव को पता चलता है कि ये वाड़ा गवर्नमेंट का होने वाला है तो उसे वहां पर जाने के लिए तकलीफ हो जाएगी। अब वो बार बार वही सोच रहा होता है, अगर वो गवर्नमेंट के पास वो वाड़ा चला जाएगा तो वो वहां पर कैसे जाएगा और कैसे वहां से सोना निकालेगा। और अब तो वो बूढ़ा भी हो चुका है और वो सोचता है कि बार बार रस्से से उतरना और चढ़ना उसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा। इसलिए वो अपने बेटे पांडुरंग को वो पूरी ट्रेनिंग दे रहा होता है। और अब वो दिन आ चुका है, वो अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ चला जाता है। वहां पर जाकर वो पांडुरंग से प्रैक्टिकली करवाने वाला होता है। अब ये दोनों भी वाड़े के अंदर चले जाते हैं और वहां पे विनायक राव अपने बेटे से बता रहा होता है कि ये आटे की गुड़िया जो हम बना रहे हैं उसके अंदर पत्थर भी डाला कर, क्योंकि इस पत्थर की वजह से वो हस्तर बहुत देर तक चबाएगा और उसी की वजह से हमें कुछ देर और वहां पे मिलेगा। लेकिन पांडुरंग वहां पे जाने के बाद वो अपने साथ और एक छोटी सी गुड़िया लेकर आता है और उस छोटी सी गुड़िया को देखकर उसे सूंघकर वो हस्तर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर विनायक राव वो अपने बेटे पांडुरंग को वहां से बचा लेता है और वहां से जैसे तैसे करके पांडुरंग उस हस्तर से सोने की मुद्राइयां चुरा कर अपने साथ लेकर बाहर आता है। विनायक राव पांडुरंग को बहुत मारता है, उसे बहुत चिल्लाता है। वो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, फिर भी तूने आटे की गुड़िया बनाकर वहां पे लेके आया। हम वहां पे दोनों भी मर सकते थे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या बताया था तुम्हें? पांडुरंग कहता है कि सॉरी बाबा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब घर पे आने के बाद पांडुरंग की माँ को जब वो सोने की मुद्रा दिखाई देती है तब वो उस पे चिल्लाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने ये कहाँ से लाया, कैसे लाया? लेकिन पांडुरंग माँ से कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, ये बाबा और हम दोनों देख लेंगे, तुम सिर्फ अपना घर संभालो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सोने की मुद्रा का राज सिर्फ और सिर्फ विनायक राव को ही पता था और इसके बाद उसके बेटे पांडुरंग को, कि वो कैसे वहां पर जाता है और वहां से सोने की मुद्रायां लेकर आता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लालच और काम वासना इनके पूरे पूर्वजों में, इनके पूरे खानदान में कूट कूट के भरी हुई होती है और इसीलिए पांडुरंग उस सोने की मुद्राओं को लेकर उसी वेश्या के पास चला जाता है जिसके पास उसका बाबा जाता था। अब वहां पे जाकर पांडुरंग उससे कहता है कि कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हें सोने की मुद्राइयां दूंगा और तुम्हारे साथ सोऊंगा। अब अगले रात में हमें दिखाई देता है कि विनायक राव उस औरत के पास चला जाता है और वहां पे कुछ टाइम बिताता है। तब वो औरत उसे सोने की मुद्राइयां दिखाकर उसे कहती है कि ये मुझे पांडुरंग ने दी है। अब रातों रात विनायक राव अपने घर चला जाता है और पांडुरंग के पास जाके उसे खूब मारता है, खूब पिटता है। वो उसे खूब डांटता भी है। वो कहता है कि अब तुम लड़की बाज बनेगा, तुम्हें भी लड़कियां चाहिए, बहुत बड़ा बन गया है तू। एक तो पहले से वो वाड़ा सरकार के अंडर चला जाएगा, इसके बाद हम उस वाड़े में नहीं जा सकते। जब हमारे पास सोना ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तभी पांडुरंग भी उसे बता देता है कि क्यों ना हम लोग बहुत सारी गुड़िया बनाए और उसे खाने के लिए दे दे, क्योंकि बहुत सारी गुड़ियाओं की वजह से हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा और हम सारा सोना, सारा खजाना वहां से लूट कर लेकर आएंगे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विनायक राव अपनी बीवी को बता देता है कि बहुत सारा आटा गुनना है और वो बहुत सारा आटे को लेकर अपने बेटे पांडुरंग के साथ तुम्बाड़ में उसी वाड़े में आ जाता है और ऐसे ही करते करते उस कड़ी के आसपास आटे का एक गोल घेरा बना देता है। अब दोनों भी उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं। वहां पर भी वो आटे का एक गोल सा राउंड बना देता है। अब यहाँ पे विनायक राव धीरे धीरे 1-2 गुड़िया बाहर निकाल लेता है। दोनों गुड़ियों को सूंघते हुए एक अस्तर की बदले 2 अस्तर वहां पे आ जाते हैं। ऐसे करते करते और 2-4 गुड़िया निकालता है। उसी के साथ साथ जैसे ये लोग गुड़िया बाहर निकालते हैं वैसे ही अस्तर के अनेक रूप वहां पे आ जाते हैं। मतलब दोस्तों, जितनी गुड़िया ये लोग बाहर निकालते हैं उतने ही अस्तर वहां पे पैदा होते हैं और उनके पास आकर वहां पे भीड़ लगा रहते हैं। लेकिन उन्होंने आटे की जो गोल राउंड बनाई थी उसी की वजह से ये लोग बच जाते हैं और इसी के कारण वो अस्तर भी उनके अंदर नहीं आ सकते थे, उनको छू नहीं सकते थे। अब ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब पूर्ति की देवी अपनी माँ से अस्तर ने सारा का सारा सोना खींच लिया था और इसके बाद अनाज भी खींचने वाला था, तब उसी
समय सारे देवी देवताओं ने अस्तर को भस्म करने का तय कर लिया था। उसी वक्त पूर्ति की देवी ने अपने बच्चे को बचा लिया था। उसी वक्त एक शर्त भी थी कि अस्तर अनाज को छू भी नहीं पाएगा, उसके आटे को भी छू नहीं पाएगा, और इसी की वजह से अस्तर उस आटे के आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई भी इंसान उस आटे को बनाकर उस अस्तर को दे दे तो वो उसे खा सकता है। उस पूर्ति की देवी की ऐसी ही शर्त थी। अब वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि बहुत देर से वो दोनों वहीं पे अटके हुए हैं। पांडुरंग उसे देखकर वहाँ पे बेहोश पड़ जाता है और विनायक राव वहाँ पे सोचने लगता है कि एक एक गुड़िया खत्म हो जाएगी तो अस्तर भी एक एक खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत देर बाद, बहुत रात होने के बाद वो एक प्लान बना लेता है। वो बहुत सारी गुड़ियाओं को लेकर अपने शरीर पे बांध देता है। उसे पता है कि एक बड़ी गुड़िया है तो उसके साथ साथ एक ओरिजिनल अस्तर भी है, तो वो सारी गुड़िया अपनी बॉडी पे बांध देता है क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने वाला था और इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार था। वहाँ पे पांडुरंग उससे पूछता है कि बाबा ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन विनायक राव के पास यही एक आइडिया था, ये सारे अस्तर सारे गुड़िया को खाते हुए खत्म हो जाएंगे और आखिर में वो अस्तर मेरे पास आ जाएगा जो मुझे खा जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो बच जाएगा। वहाँ पे पांडुरंग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। अब वहाँ पे विनायक राव पांडुरंग से कहता है कि वो अपना सारा खजाना उठाकर बाहर चले जाए, लेकिन वहाँ पे पांडुरंग को पता था कि मेरा बाबा अब वापस नहीं आने वाला है। अब जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है तो कुछ अस्तर उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो डब्बे से बाहर आता है तब वहाँ पे वो सारे अस्तर उस डब्बे से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वहाँ पर आटे का घेरा बनाया होता है और उसी आटे के वजह से वो सारे भस्म होकर मर जाते हैं। यहाँ पे पांडुरंग उस देवी की कोख से बाहर निकल जाता है और उस कुएं से भी बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे वो कुएं से बाहर आता है तब वहाँ पे उसे उसका पिता वो विनायक राव दिखाई देता है। उसकी भी वही हालत हो चुकी थी जैसे कि उनकी नानी और वो मुनिम राघव की हुई थी। वहाँ पे विनायक राव अपने बेटे को एक सोने की थैली दे रहा होता है। वो कहता है कि तुझे यही चाहिए था ना, इसीलिए तू यहाँ तक आया है, ले इसे लेकर वापस चला जा। लेकिन वहाँ पर पांडुरंग को उसके बाबा ने बताई हुई बात उसे याद आता है कि अस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है, लेकिन वो वरदान हमारे कुछ काम का नहीं क्योंकि वो जिंदगी कुछ काम की नहीं, कि वो जीना भी क्या जीना है जहाँ उनका शरीर पूरा सड़ जाए और मरने की राह देखता रहे। लेकिन पांडुरंग वहाँ पे बराबर सोच रहा होता है। वो सोने की मुद्रा को नहीं लेता और उसके हाथ में जो लालटेन था उसे उसके बाबा के पास फोड़ देता है और उसे जलाकर विनायक राव को मुक्ति दे देता है। और यहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। इसके साथ आपको एक बात तो याद ही रहेगी कि लालच बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों तुम्बाड़ 2 अगर रिलीज हो ही रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तुम्बाड़ 2 की पूरी कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।